रात के वही कुछ 11:15 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम था। मैं अपने कमरे में बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि अचानक मुझे गली में बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी को देखकर भौंक रहे हों। मैं उठा, खिड़की का पर्दा हटाकर गली में झांका तो वहां कोई इंसान काली चादर ओढ़े उन कुत्तों को भगा रहा था। उसके हाथ में एक थैला था। मैं खड़ा यह मंजर देखता रहा। मैंने सोचा ये कोई मर्द होगा जो अपने किसी जरूरी काम से जा रहा होगा। अचानक उसके हाथ से वह थैला छूट गया। उसका सारा सामान रास्ते पर बिखर गया। वह सामान देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो सारा का सारा जादू टोने का सामान था। कुछ नींबू मिर्ची, कुछ कपड़ों की बनी हुई गुड़िया और साथ में कुछ सुइयों के डिब्बे। वो इंसान जल्दी जल्दी जमीन पर पड़ा अपना सामान बटोरने लगा। तभी अचानक एक गाड़ी की रोशनी में मैंने जब उसके चेहरे को देखा, वह कोई 23 से 24 साल की खूबसूरत लड़की थी। यह देखकर मेरी तो हैरानी की इंतहा न रही। उस लड़की ने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और फिर रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मैंने सोचा कि मुझे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह जादू टोने के जरिए किसी का बुरा करने जा रही हो। मैंने जल्दी से अपनी चादर ओढ़ी और चुपके से घर से निकल गया। मैं जानता था कि वह यह जादू टोने का सामान लेकर कब्रिस्तान ही की तरफ जाएगी, क्योंकि सारा जादू टोना कब्रिस्तान ही में बैठकर किया जाता है। मैं धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरह बढ़ता जा रहा था। 2-3 गलियां छोड़कर आगे कब्रिस्तान था। मैं कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा था। चलते चलते मैं बीच कब्रिस्तान में पहुंच गया। सियार और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी मुझे उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। मैंने सोचा कि किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता हूं और फिर वहां से उस लड़की को ढूंढता हूं। हमारे बड़े बूढ़े रात में पेड़ों के पास जाने से मना करते हैं, और मैं तो कब्रिस्तान में किसी बड़े पेड़ पर चढ़ने जा रहा था। यह मेरे लिए एक खतरे का काम भी हो सकता था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान के बीच एक बड़े पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर बैठकर मैं कब्रिस्तान में हर तरफ देखने लगा। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अचानक मेरी नजर कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिर में एक कब्र पर जाकर रुक गई। मुझे वहां कोई नजर आ रहा था। उधर से कुछ आवाजें सी आ रही थीं। मैं जल्दी से नीचे उतरा और उस तरफ चल दिया। मैं जैसे जैसे करीब जा रहा था, मुझे वह आवाज तेज होती महसूस हो रही थी, जैसे कोई बैठा रो रहा हो। पास पहुंचकर मैंने देखा, वही नौजवान लड़की एक कब्र पर लेटी बहुत जोर जोर से रो रही थी। मुझे करीब आता देख वह लड़की खामोश होकर बैठ गई। मैंने पास पहुंचकर उससे पूछा, बेटी, यह तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम कौन हो और ये किसकी कब्र है जिसे पकड़कर तुम रो रही हो? उसने जवाब दिया, आप यहाँ से चले जाएं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने पास पहुंचकर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, ऐसा नहीं कहते, मुझे बताओ, तुम्हारे पर क्या मुसीबत पड़ी है? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उसने फिर उसी कड़क आवाज में जवाब दिया, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, मेरा सब कुछ लुट चुका है। वो बहुत तेज तेज रो रही थी। मैंने उसे दिलासा देते हुए फिर से उससे पूछा कि मुझे बताओ तो सही, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं। बहुत कहने के बाद उसने बताना शुरू किया, मैं साहिल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरे माँ बाप की मौत 10 साल पहले हो चुकी है। मैं अपने चाचा के पास रहती हूँ। मेरे चाचा मुझसे बहुत नफरत करते हैं, वह मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे चाचा साहिल के साथ मेरे रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं। साहिल के घर वाले भी साहिल को मुझसे मिलने से रोका करते हैं, लेकिन मेरा साहिल मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन जब चुपके से साहिल मुझसे मेरे घर में मिलने आया तो अचानक तभी चाचा आ गए।
उन्होंने मुझे साहिल के साथ देखा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और साहिल को मारना शुरू कर दिया। मुझे भी 2 से 3 तमाचे मारे और घसीटकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। 15 दिनों तक मैं उसी कमरे में बंद रही। एक दिन रात में मौका पाकर मैं चुपके से घर से निकल गई और एक जादूगर बंगाली बाबा के पास जा पहुंची। मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम जादू टोने के जरिए अपने साहिल को पा तो सकती हो, लेकिन इस काम को करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने कहा कि मैं अपने साहिल को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ संस्कृत के श्लोक लिख कर दिए और कुछ जादू टोने का सामान दिया और कहा कि अपने घर के किसी कमरे में रात के 12 बजे से यह जादू टोने का काम तुमको शुरू करना है। यह काम तुमको 3 दिन तक करना है। 3 दिन के बाद तुम अपने साहिल को पालोगी। वह चीजें लेकर मैं घर वापस आ गई। मैं बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह चाचा ने कमरा खोला तो मैं कमरे के अंदर लेटी हुई थी। चाचा ने मुझे बाहर निकाला और कहा कि मैं 1 हफ्ते के लिए अपने किसी जरूरी काम से जा रहा हूं। खबरदार, अगर इस घर में साहिल आया तो मैं तुम्हें और साहिल दोनों को गोली मार दूंगा। मैं खामोश बैठे चाचा की बातें सुन रही थी। इतना कहकर चाचा चले गए और घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि चाचा के जाने से मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया था। मैं रात का इंतजार करने लगी। रात के वहीं कुछ 11:30 बज रहे थे जब मैं अपना जादू टोने का सामान लेकर तीसरी मंजिल पर बने स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। स्टोर रूम में बिल्कुल सन्नाटा रहता था, वहां कोई भी आता जाता नहीं था। मैं चलते चलते स्टोर रूम के अंदर पहुंच गई। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैंने कोयले से एक गोल घेरा बनाया और उसमें बीच में बैठ गई। सामने अपने 3 मोमबत्तियां जलाईं और उनके बीच में वह कपड़ों की बनी गुड़िया खड़ी कर दी। मेरे दाएं हाथ में सुइयों की एक डिब्बी थी जो मुझे बारी बारी से श्लोक पढ़ने के बाद इन गुड़ियों में चुभोना थी। ये पूरे 2 घंटे का काम था। मैंने आंखें बंद कर ली और संस्कृत के श्लोक पढ़ना शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद अचानक मुझे कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। मैंने डरते हुए धीरे धीरे आंखें खोली तो मेरा दिल धक से हो गया। मेरा जिस्म कांपने लगा क्योंकि कमरे के एक कोने में कोई बूढ़ी औरत सफेद चादर ओढ़े बैठी हुई मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। उसकी लाल लाल डरावनी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके मुंह से आग टपक रही थी। उसके बाल बिल्कुल सीधे खड़े थे। उसके नाखून ऐसे थे जैसे किसी खूनी जानवर के नाखून हों। उसे देखकर मैं सहम सा गई, लेकिन मैंने अपना अमल जारी रखा और अपनी आंख बंद कर ली। किसी तरह वह 2 घंटे गुजरे और मैं जल्दी से नीचे अपने बेडरूम आ गई। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। कब मुझे नींद आ गई मुझे कोई खबर नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पेट में दर्द सा हो रहा था। मैंने पेट पर हाथ फेरा तो अजीब सी चिपचिपाती हुई चीज मेरे हाथों पर लगी। मैंने घबराकर कपड़ा अपने ऊपर से हटाया और पेट खोलकर देखा तो जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। किसी बिल्ली के नोचने के निशान मेरे पेट पर पड़े हुए थे। मैं यह सब देखकर बहुत डर गई। ये निशान मेरे पेट पर कैसे पड़े? रात में मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मैं आईने के सामने खड़ी वो निशान देख रही थी। अचानक मुझे आईने में मेरी ही शक्ल उसी रात वाली डरावनी बुढ़िया की शक्ल में बदलते नजर आई। कुछ ही सेकंडों में आईने में मुझे वही डरावनी बुढ़िया नजर आने लगी। मैं डरकर नीचे की तरफ भागी। मुझे अपने पीछे से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। ऊपर मेरे बेडरूम से अभी भी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी जो पूरे घर में गूंज रही थी। थोड़ी देर के बाद वो आवाजें आना बंद हो गई और घर में हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोए और तैयार होकर पास ही के एक पार्क में जा बैठी। मैं शाम तक उसी पार्क में बैठी रही। घर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। रात का वक्त होने वाला था। मुझे अपना जादू का काम भी पूरा करना था। साहिल की मोहब्बत मेरे दिमाग पर ऐसी सवार थी कि मुझे हर मुश्किल आसान नजर आती थी।
मैंने हिम्मत जुटाई और घर की तरफ चल दी। घर का दरवाज़ा खोला और किचन में जाकर खाना तैयार करने लगी। खाना खाकर मैं अपनी बेडरूम आ गई। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। अपने बेड पर बैठकर रात के 12 बजने का इंतजार करने लगी। रात के वही कुछ 11-15 बज रहे थे कि मैं अपना वही जादू टोने का सामान लेकर ऊपर स्टोर रूम की तरफ जा रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी बिल्ली के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां तो कोई भी नहीं था। मैं आगे बढ़ती गई और स्टोर रूम पहुंचकर गोल घेरा खींचा और उसके बीच में बैठकर 3 मोमबत्तियां जलाई। गुड़िया खड़ी की और अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने सुइयां उन गुड़ियों में चुभोना शुरू कर दी। अब बारी उन 4 अंडों की थी जिन पर अपने ही खून से संस्कृत के श्लोक लिखना था। मैंने ब्लेड से अपना हाथ काटा और खून से उस पर लिखना शुरू कर दिया। चौथा अंडा जैसे ही मैंने उठाया वह अचानक मेरे हाथों से छूट गया और जमीन पर गिरते ही टूट गया। अचानक उसी दम ऐसा लगा जैसे किसी ने उन मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझा दिया हो। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैंने अंदाजे से माचिस ढूंढी और उन मोमबत्तियों को जलाया। एकदम मुझे महसूस हुआ कि किसी जानवर के पंजे पीछे से मेरे बालों में घुसते चले जा रहे हों। मैंने चेहरा मोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन मेरा चेहरा ना मुड़ सका, जैसे किसी ने उसे पीछे से जकड़ रखा हो। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसकी तेज तेज सांसें लेने की आवाज़ मुझे अच्छे से सुनाई दे रही थी। शायद ये किसी बिल्ली के पंजे थे जो मुझे अपने जिस्म पर रगड़ते हुए महसूस हो रहे थे। अचानक कमरे में किसी बिल्ली के बोलने की आवाज़ गूंजने लगी। वो आवाज़ कमरे में हर तरफ से आ रही थी। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। देखते ही देखते वही बूढ़ी औरत दरवाजे से कमरे के अंदर आती है। वह अपने नुकीले नाखूनों से अपनी गर्दन की तरफ इशारा करके मुझसे कह रही थी कि तुमको आज मरना है। मैं घर के दरवाजे की तरफ भागी। अभी मैं दरवाजे तक पहुंची ही थी कि किसी ने पीछे से मेरे बाल पकड़कर तेजी से मुझे कमरे में पटक दिया है। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो चुकी थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा है और मेरे हाथों को जकड़ रखा है। मैं अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रही थी और खुद को उस डरावनी बला से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर की तरफ से कोई बहुत बड़ी बिल्ली ने आकर मेरे सर को अपने पंजों से दबा दिया है। मेरा चेहरा दीवार की तरफ था। उन पंजों ने मेरा चेहरा ऐसा दबा रखा था कि मेरा मुंह खुला था और मेरी जुबान जमीन को लग रही थी। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन चीज़ों की पकड़ बहुत मजबूत थी। देखते देखते मेरी नज़र उस कोयले के गोल घेरे की तरफ पड़ी। उसमें से बहुत से जहरीले कीड़े निकलते नजर आ रहे थे, जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने डर कर आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि वो कीड़े मेरे मुंह तक पहुंच चुके हैं और मेरे मुंह में घुसते जा रहे हैं और मेरी नाक के रास्ते से मेरे दिमाग तक पहुंच चुके हैं। मुझे अपने मुंह में जलन सी महसूस होने लगी और वो जलन बढ़ते बढ़ते मेरे सीने तक पहुंच चुकी थी। इसका साफ मतलब था कि वो कीड़े मेरे मुंह के रास्ते से मेरे सीने तक पहुंच चुके थे। मुझे सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और साहिल कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो पता नहीं कब घर की दीवार फांदकर मुझसे मिलने आ गया था। उसने मेरी ये हालत देखी तो उन डरावनी चीज़ों को बहुत तेज़ी से धक्का दिया। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन अब वो सारी डरावनी चीज़ें मुझे छोड़कर साहिल पर टूट पड़ी थीं। मैंने देखा उस बूढ़ी औरत ने साहिल को पीछे से पकड़ रखा है। उसके हाथ में एक छुरा था। देखते ही देखते उस औरत ने मेरी आंखों के सामने मेरे साहिल की गर्दन काट दी। साहिल को मारकर वह सारी डरावनी चीज़ें खुद ब खुद कमरे से गायब हो गईं। मैं अपने साहिल को पकड़कर बैठी रो रही थी। चीख चीख कर उससे कह रही थी कि तुम यहाँ क्यों आ गए थे? मुझे बचाने? मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रही थी। तुमको नहीं आना चाहिए था साहिल। मैं साहिल से लिपटकर रो रही थी। वह मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी गर्दन से खून फव्वारे की तरह बह रहा था। देखते ही देखते मेरी गोद ही में साहिल ने दम तोड़ दिया। इतना बताकर वह लड़की खामोश हो गई। कब्रिस्तान में हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। सिसकती आवाज के साथ आंसू पूछते हुए उसने उसी कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे साहिल की कब्र है। वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया।